controversial child. Favorite child. Sudipto saying. Favorite child. Sorry. Controversies favorite child. Favorite child. तो थोड़ा सा controversial सवाल पूछ लो आपसे. ये केरला स्टोरी 2 को लेके है? बस आप समझ नहीं मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ. केरला स्टोरी जब शुरू हुई थी हाँ जी. वो मतलब उसपे मैं तो मतलब 10-12 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे. आज एक नया फिल्म लेके आए, उसके बारे में इतने बातें हुई है, इतने बात करे, और जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग लीगल बैटल लड़ रहा है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपना वो करना चाहिए. हमें चरक के बारे में हम उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे सर. हमारा बात इतना ही है कि क्या चरक और केरला 2 साथ में रिलीज करने के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं ऐसा नहीं ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था. मतलब ना कोई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, बंगाल के इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं था. बेसिकली क्या है, फिल्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोड्यूसरों की पैसा लगता है ना, वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रिलीज हो जाए. तो हमारे साथ भी यही हुआ. जिस दिन जयंतीलाल गाधा को फिल्म दिखाया, फिल्म का खत्म हुआ, कमरे का लाइट बुझा, जला, और जयंती भाई बोला कि सुदीप तो अभी करते हैं इसको. मतलब इस तरह की सेंसिबल लोग, इस तरह की गुड हार्टेड लोग अगर इंडस्ट्री में रहे तो मुझे लगता है कि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे फिल्म मेकर का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है. आप फिल्म बेशक 400 करोड़ कमा लिया ना, अगले दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया और अभी भी चलता है, क्योंकि स्टूडियोज हमारी फिल्म नहीं लेना चाहते हैं. लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी होगा, बैन हो जाएगा, केसेस चलेगा, तो हमारी फिल्म लेते नहीं है. लेकिन जयंती भाई की एक्सप्रेशंस देखने के बाद मैंने और सोचा नहीं कि केरला स्टोरी आ रहा है या धुरंधर 2 आ रहा है. जिस दिन जयंती भाई ने डिसाइड किया उसी दिन मैंने बोला चलिए हम लोग रिलीज करते हैं, है ना कुशल भाई? सुदीप्तो सर, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने सुना है कि जब आपको केरला 2 बनाने का ऑफर आया तो आपने कहा था कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्टोरी नहीं बनाऊंगा. नहीं ऐसा नहीं बोला था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया गया. वो रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि केरला के साथ मेरा 10 साल की रिलेशन है. जो केरला स्टोरी मैंने बनाया था उसकी एक डायलॉग और एक शॉट के साथ मैं जुड़ा हूँ. आई कैन डिफेंड अप टू हेल. एक शब्द को मैं डिफेंड कर सकता हूँ और मेरे पास पुख्ता सबूत है. जब केरला स्टोरी 2 की प्लान हुई तब भी मैं जुड़ा हुआ था, और विपुल जी लास्ट दिन तक मुझे बोलते गए कि दादा आप ही को डायरेक्ट करना है. लेकिन जब ये डिसीजन हुई कि केरला स्टोरी 2 में केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टोरी होगा, तो मैंने बोला था मेरा इनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है. जो केरला स्टोरी 1 के लिए था मेरा नहीं था. मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड. तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो टाइम मैं देना नहीं चाहता. मैं एक जगह पे रुके हुए नहीं रहना चाहता. मैं आगे मुझे और भी स्टोरी बोलना है, चरक बोलना है, इसके आगे 2-3 और स्टोरी बोलना है. तो इसलिए तो इंडिया टुडे वाले ने बड़ी मतलब उनकी कंफर्ट जोन से बीच की उठा लिए और बोल दिए कि मैंने ये डेरोगेटरी टर्म में नहीं, मैंने बोला था मेरी नॉलेज मध्य प्रदेश में जो लाभ जिहाद की इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में मेरा नॉलेज सीमित है व्हाट्सएप और उस पे. मैं गहराई में नहीं गए. अभी जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को, मैंने सुना कि वो बहुत डिटेल में काम किया है. सो मतलब इतना ही था मेरी काम. तो इन्होंने जैसे बोला खुद के इन्होंने म्यूजिक निकाला, तो आपने जो रिसर्च है वो कैसे किया, वो प्रोसेस थोड़ा जानना चाहेंगे. एक तो चरक बचपन से हम लोग चरक के साथ, चरक का हिस्सा है. मैंने जैसे बोला था चरक चैत्र की महीना में होता है. चैत्र इस 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और हमारी स्कूलों में एग्जाम खत्म हो जाता था फरवरी में, तो हमें जो पॉकेट मनी देते थे घर से, वो बचा के रखते थे चरक मेला में, मतलब मजा करने के लिए. तो चरक के साथ हमारी एकदम मतलब ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है. बचपन से वही देखते थे. उस समय पे बलिया होता था, वो अघोरी प्रैक्टिस चलते थे. अघोरी प्रैक्टिस मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठ के प्रेयर करना, उसकी ह्यूमन स्काल लेके खेलना, ये सब था उसका. वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्शन था. लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ने ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, ये अघोरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया. महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले बैन किया.
उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जहां जहां बहुत ज्यादा हद तक ये प्रैक्टिसेस चलता था, वो बैन कर दिया गया। तो जब ये बैन कर दिए गए, मेजर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आज से 10 साल पहले 102 या 103 चरक होता था, उड़ीसा में करीबन 70-75 चरक होता था। अब वो संख्या 16, 17, 18, 20 पे आके रुक गए। तो हमारे लिए जब हमने डिसाइड की कि इस फिल्म को बनाएंगे, संजय की कहानी जब हमने पढ़ा, तो पर्टिकुलरली फारूक भाई, संजय, मैं, हम लोग मिलके ये ह्यूमन सैक्रिफाइस की जितने इतिहास है वो हमने निकालने लगे, और इतनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलने लगे कि जो मोस्ट अनसस्पेक्टिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी आल्सो आर पार्ट ऑफ दिस हीनियस क्राइम ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस, और साथ में इस तरह की कंक्रीट प्रैक्टिसेस। सो हमारी जो चैलेंज था, बेसिकली ये चैलेंज की मेन हिस्सा हमारे जो राइटर है फारूक भाई, उन्होंने निभाया। कुछ हद तक अमरनाथ ने की, कुछ हद तक मैंने और शिलादित्य ने भी, हम लोगों ने की ये। क्योंकि ये जो रिचुअल्स है, जो आपने देखा, ये जो ये जो वो करना, छेद करना, और ये जो देखा, ये रियल शूट फुटेज है। हम लोग ओरिजिनल चरक में जाके शूट किए हैं। ये अभी भी होता है? अभी भी होता है। तो ये जो ब्लर एरियाज था कि जो रियल में होता है और जो हमें शूट करना है, क्योंकि एक एक चीज की ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा इस तरह की सेंसिटिव सब्जेक्ट में। हम तैयार थे, हमारी रिसर्च मटेरियल लेके हम लोग सेंसर बोर्ड में गए थे। तो ये बेसिकली सोशल रिसर्च था, बेसिकली वो प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमने 1 साल पहले चरक का फुटेज इकट्ठा किया। हमने अपने 4 कैमरा लेके अलग अलग चरक में जाके शूटिंग की, वो सारे फुटेज इकट्ठा की। उसके साथ पुराने किताबें, रिलीजियस बुक्स, क्या क्या सैंक्शन है, क्या क्या परमिशन नहीं है, ये सब हमने रिसर्च इकट्ठा करके देन स्क्रिप्ट लिखा गया था। तो आज की तारीख में मैं आपको ये क्लेम कर सकता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को देखने के लिए ये फिल्म, क्योंकि काफी पेनफुल पार्ट्स है फिल्म में, लेकिन उसकी एक एक चीज ऑथेंटिक है और रियल लाइफ सिचुएशन से लिया गया। सुदीप्त सर, जैसे आपने कहा कि सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट सर, जैसे आपने कहा कि रिव्यू कमेटी ने आपको कहा कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर का टैग दे दिया एक आपको, लेकिन जब धुरंधर और एनिमल जैसी फिल्में आती है जिसमें एक्सट्रीम वायलेंस है, तो उनको मतलब इतनी लिबर्टी मिलती है, लेकिन चरक जैसी फिल्म जो कि रियलिटी के ऊपर बात करती है, उसको जो है कंट्रोवर्शियल फिल्म कह के मतलब एक फिल्म मेकर को इतना स्ट्रगल कराया जाता है, रिव्यू कमेटी तक ले जाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? मेरा ये बात तो ये आज नहीं, मैं 2013-14 से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे अलग अलग फोरम में। ये अद्भुत एक दो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सेंसर बोर्ड बोलिए, या होल जो प्रैक्टिसेस है सरकारी, जो कानून आज से 50 साल पुराने, आज जो सेंसर बोर्ड की सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है वो 1943 का है, लिखते हैं सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1943। कुछ साल पहले श्याम बेनेगल साहब की एक रिपोर्ट सेंसर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसकी कानून अभी तक, उसकी जो इम्प्लीकेशंस था उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कराया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसमें ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम लोग आवाज उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कल 2-3 दिन पहले इंपा से एक लेटर गया है सेंसर बोर्ड में, कुछ डिस्क्रिमिनेंसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बात ये है, हम लोग सफर तो करते हैं सर, केरला स्टोरी के टाइम पे किया, बस्तर के टाइम पे किया। आप सोचिए आज जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त अनाउंस कर रहा है गवर्नमेंट, और इतने सारे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके समय पे तो 2 बार रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी। कल की जो मीटिंग था, कल जो रिव्यू कमेटी की व्यूइंग था, इट वाज रियली ग्रेलिंग टाइम। मतलब एक समय पे लग रहा था कि मैं हार्ट फेल करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। बट ये आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, हम लोग अलग अलग फोरम में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग सिर्फ फिल्म को अगर फिल्म की तरह रिव्यू करने के साथ साथ हमारी जो पेन से, जो एगनी से जाना पड़ता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।
हाय, आई एम वर्षा, अपडेट नाउ। मैं सुब्रत दत्ता से पूछूंगी यस मैम। कि चरक पर काम करने से आपके अंदर आंतरिक कुछ आस्था या अंधविश्वास जैसा कुछ हुआ है बदलाव, और आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? देखिए, मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं है और मैंने नाम भी चेंज नहीं किया। अक्सर ये होता है कि जब आप एक्टिंग करते तो नाम चेंज करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। मैं इसलिए विशाख को नहीं बोल रहा इतनी बड़ी जी अंगूठी पहनते, बहुत महंगी है। मुझे डायमंड की शौक है। हाँ, ये डिपॉजिट किया है, ये कल महंगा बेचेगा। सो मुझे ये नहीं है, मेरा काम डाकिया की तरह है, और जो गिवन सर्कमस्टेंसेस उसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कैसे बिहेव करना, दैट्स माय होमवर्क। सो मैं ऐसे किसी अंधविश्वास में ना मेरा पहले था, ना अभी है, ना 50 साल का हो चुका हूँ तो भविष्य में भी रहेगा। ज्यादा दिन तक तो नहीं है। और मुझे लगता है कि विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास तभी आता है जब आदमी डरता है। जो विशाख ने बोला वही मैं वो करूंगा। मेरे जिंदगी में मेरा जो फिलोसफी है उसमें डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तब तो मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता था। सो थैंक यू मैडम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बट आई नेवर बिलीव काइंड ऑफ कोट अनकोट अंधविश्वास। थैंक यू सर। I would like to have one question to Saidul. Ma'am, I'll complete. Well, she just complete her thing. जी, आइए कुछ। यस सर को मैं पूछूंगी, आपका अपना इस चरक में कुछ किरदार के बारे में बताओगे? मैं इस- जी इसमें आपकी अंधविश्वास और आस्था कितनी है? परमिशन नहीं है इसको बोलना। लेकिन हाँ, मैं एक हर कैरेक्टर के साथ जो मैं करता हूँ, हर एक्टर को ही करता हूँ कि एक पर्सनलाइजेशन, वो चरित्र मेरे अंदर कहाँ तक है और मैं उस चरित्र तक कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। ये चरित्र आप देखेंगे, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन ये जिस दुविधा और द्वंद से गुजर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में मैं किस द्वंद में हूँ या था उस दौरान, कैसे जूझता हूँ, ये मेरा अपना प्रोसेस है। लेकिन है, हर इंसान का अपना एक प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक लेवल के बाद वो उम्मीद तो कर सकता है, कई बार वो उम्मीद खो देता है और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में वो टटोलता है। मैं व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करता नहीं हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है और मैं होता तो क्या करता, इस तरह के इंसान मैंने देखा हुआ है। तो मैं उस बारीक जो लाइन है उसके आसपास मैंने अपने आप को पाया, और यही मजा है एज एन एक्टर। तो इस कैरेक्टर के साथ रहते हुए मुझे कुछ हुआ है पर्सनल लाइफ में जो मैंने इस कैरेक्टर के साथ। ये एक्चुअली मैं ऐड कर दूं मैम, शाहिदुर, अंजलि, ये जो 2-3 कैरेक्टर है, एक फिल्म में थोड़ा सा ग्रेशन में है, तो इन लोगों के सामने हमारी रिक्वेस्ट था कि अपने कैरेक्टर के बारे में ना करें। अभी अंजलि, अच्छा है कि अंजलि नहीं है क्योंकि अंजलि शूटिंग कर रही है, नहीं तो आप लोग उससे तो निकाल ही लेते। थोड़ा सा फिल्म देखने के लिए वेट कर लीजिए। तो थैंक यू। मैं इसलिए मैं ये सब बातें रखने के लिए मैं बहुत घबराहट महसूस कर रहा था कि कैसे बताऊं। ठीक है, फिल्म देखिए। सर मेरा सवाल फिर थोड़ा अभी चेंज हो जाएगा क्योंकि एज एन एक्टर्स फॉर ऑल ऑफ यू इट मस्ट हैव बीन वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ कंफर्ट एक्सपीरियंस। तो रिलैक्स होने के लिए आप इन बिटवीन द शॉट्स क्या करते थे? बताओ नलिका। सबके लिए है, सबके लिए है सवाल। देखिए, एक्टर को जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो ऑब्वियसली हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें उसमें। एंड जब हम कैरेक्टर में होते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना। देन आफ्टर लाइक कट, सो हमको उस मोड में रहना पड़ता है। बट अगर 24 आवर अगर हम उसी मोड में रहेंगे तो थोड़ा सा वो एक्टर के लिए थोड़ा एक मोनोटोनी काइंड ऑफ होने लगता है। तो हम बीच में जैसे मौज मस्ती भी करते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स करते होंगे। मेरा क्या है, जैसे मैं जब बीच में रहता हूँ तो अपने आप को खुश करने के लिए मैं गाना गाता हूँ।
तो एक्चुअली हाँ, लोकेशन इतना खूबसूरत था। लोकेशन भी इतनी खूबसूरत है वहाँ की, मतलब इतनी हरियाली। मेरे पास मतलब पिक्चर्स हैं, मतलब मैं जो BTS हैं आफ्टर रिलीजिंग द फिल्म आई कैन लाइक अपलोड। तो इतनी लोकेशंस इतनी प्यारी प्यारी थी वहाँ पर, हम लोग बहुत घूमे। एंड जो मैं बताने वाला था कि मैं इन बिटवीन क्या करता हूँ, अपने आप में गुनगुनाता रहता हूँ खुद को। मेरे साथ लड़ाई करता था। इनके साथ मैं लड़ाई करता हूँ। और पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग 3 स्मोकिंग बैरल्स में साथ में ही थे। तो बहुत अच्छा लगता है, और कहीं न कहीं अपने आप को बूस्ट करने के लिए। पिक्चर में भी मेरे साथ लड़ता है, और शॉट के बाद भी लड़ता है, अभी भी लड़ रहा है, सुबह भी लड़ा है। हमारी चलती रहती है। हमारे मतलब सीनियर हैं और हमारे मतलब हमसे बड़े हैं। हमने बहुत कुछ सीखा। मैं तो इनके बारे में बहुत बोलता भी रहता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला कि मतलब मैंने कैमरा एक्टिंग जो है मतलब इनसे सीखी। चड़क पिक्चर की खासियत ये है, जो दोनों का सवाल होगा जो मैं जवाब देना चाहता हूँ, कि फिर जो सिचुएशन अंगना ने यहाँ पे है, जो आर्ट डायरेक्टर हमारे बीच में बैठी हुई है, या हमारा जो DOP साहब है प्रशांत, उसके बाद में जो उनका नाम था मानस जी। तो जिस हिसाब से उन लोगों ने एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, तो जब आप मेकअप वैन से या कॉस्ट्यूम भी ऐसे डिजाइन किया गया, जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट बिकेम मच मोर उस किस्म का कैरेक्टर करना, जो अंधविश्वासी है या नहीं है वो तो बात बताएंगे, लेकिन वो माहौल से आप इतना जज्ब हो जाते हैं तो आपको वो किरदार निभाना बहुत आसान हो जाता है। और इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे स्टार नहीं है, सो कॉल्ड जिसको कहते हैं स्टार, को एक्टिंग की जरूरत नहीं है, उनको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसमें स्टोरी को कन्वे करना होता है, तो परफॉर्मर की जरूरत है। तो परफॉर्मेंस का वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिल्म एक्टिंग इज नॉट ए स्टेज कि वो देखो चांद है, आप लोग देखेंगे चांद। जैसे प्रशांत जी बैठे हैं, मेरा सबसे पुराना मित्र है। जब मैं पहली बार माधुर जो पिक्चर किया था माधुर, तब से जानता हूँ, मेरा थिएटर भी देख चुके हैं। तो ये भी वो माहौल जब बन जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। सो थैंक्स टू CPT Cinemas एंड द प्रोड्यूसर सुदीप हुसैन एंड आल्सो माय डायरेक्टर एंड आल्सो द 22 डिपार्टमेंट है, 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब जाके पिक्चर बनती है। सो वो बहुत जरूरी है कि हम किसी कम्युनिटी हुआ, बट मेन तो वो है जिसके दिमाग में आया, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो प्रोड्यूसर इज ऑलवेज गॉड। How you were relaxing yourself? Like, what was your way of dealing with that intensity? जी, मैं होप स्केचिंग करता रहता था। मुझे याद है, मैं बीच बीच में मैं निकल जाता था, वहाँ के लोकल कुछ जो वहाँ के लोकेशंस के लोग हैं उनके साथ बैठ के मैं घंटों भर मैं रहता था, और बिटवीन द टेक्स मैं फोटोग्राफी भी कर लेता था। All right, so we'll take one last question, right? Shruto Prashant Hussain from NDTV. मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने केरला स्टोरी 1 बनाया, डायरेक्ट किया, तो आपके ऊपर एक डिफरेंट काइंड का टैग लग गया। इस फिल्म के बाद शायद दूसरा टैग लग जाए, तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है वो आप उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे वो मैं इसलिए तो मेरा बात, जब मैंने इधर आ रहा था तो मुझे प्लान था कि मैं कुछ फॉर्मल बातें करूंगा, लेकिन आने के बाद मुझे वही महसूस हुआ, कंट्रोवर्सी की फेवरेट चाइल्ड। अभी क्या हुआ कि केरला स्टोरी और बस्तर के बाद एक किस्म का पॉलिटिकल स्टैंपिंग हुआ, और आई एम श्योर इस फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड से लेकर आगे 6 तारीख को रिलीज होने के बाद डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंपिंग। सो मुझे ऐसी, मतलब मैंने मान लिया कि मुझे आगे की जिंदगी ऐसे ही एक कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी, कंट्रोवर्सी, इसमें ही मुझे जिंदा रहना है। तो मैं, ये मेरे लिए न्यू नॉर्मल है प्रशांत जी। प्रोड्यूसर कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं आगे फिल्म खुद प्रोड्यूस नहीं करूंगा, इतना डिसीजन मैंने ले चुका हूँ। मेरे से पॉसिबल नहीं है ये प्रेशर झेलना। मेरे टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, मैं तो सिर्फ फिल्म ही बनाऊंगा, क्योंकि एक फिल्म सफिशिएंट था। नहीं, मुझे सीरियसली मुझे ये फीलिंग हुआ कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं या तो अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं, दोनों नहीं बन सकते एक साथ। मतलब मुझे अच्छे इंसान बनना मेरे लिए प्रेफरेंस है, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। सुदीप, तो सर जैसा इधर यू लेफ्ट, तो आपने कहा ना आपको इतने टैग मिले, ये न्यू नॉर्मल है आपके लिए, तो इससे अलग जाने का मन नहीं है, थोड़ा सा अलग? नहीं मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं बनाता। मैं वही फिल्म बनाता हूँ जो सब्जेक्ट मुझे अपील करता है। केरला स्टोरी मैं प्लान करके नहीं बनाया था। 2014 में समथिंग हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी इन केरला, कोची में था मैं, उससे केरला स्टोरी की शुरुआत हुई थी।
और जो फिल्म आके 2023 में फिल्में आके खत्म हुई। बस्तर सेम सिचुएशन। मैं नक्सलवाड़ी मूवमेंट से, नक्सलवाड़ी से 40 किलोमीटर दूर एक शहर में मैं जन्मा था। तब से लेके बस्तर तक ये मेरा जिंदगी में कई बार 50 बार 60 बार शायद मैं बस्तर जा चुका हूँ। तो बस्तर हुआ, चौरक भी एग्जैक्टली ऐसे। इसके आगे जो मैं कहानी बोलने जा रहा हूँ, मुझे इस तरह की कहानी, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट की जो डेफिनेशन है ना, हमारी सोसाइटी में कुछ गलत डेफिनेशन सिखाया गया। वी लिव्ड विद दैट कि फिल्म में 4 गाना होगा, 2 डांस नंबर होगा तो वो एंटरटेनमेंट होगा, ऐसा कुछ हमें सिखाया गया था। राज कपूर साहब के टाइम से हमने सिखाया गया था कि हम लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम सपना बेचते हैं। मुझे इसके साथ बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है हमारी जिंदगी ही है सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट। जो आपकी रियल क्राई होता है, रियल स्माइल होता है, रियल इमोशन होता है, रियल हक होता है, वो सब रियल होता है। और उससे ज्यादा, उससे जो एंटरटेनमेंट निकल के आते हैं वो दुनिया को सबसे ज्यादा टच करते हैं। और मुझे इसकी कोई सिनेमा सेंस की क्लासेस की जरूरत नहीं है कि आज तक दुनिया में जितनी पॉपुलर सिनेमा, जो ऑथेंटिक सिनेमा या क्लासिक बना है, वो जिंदगी से निकल के आया हुआ है। वो आप आइजनस्टाइन की सिनेमा हो, गॉदर ट्रूफो की सिनेमा हो, सब जिंदगी से निकल के आई हुई है। तो ये मानने की मुझे जरूरत नहीं है कि हीरो हीरोइन पेन के नीचे डांस नहीं करेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो मुझे जिंदगी की कहानी बोलना अच्छा लगता है। मैं आगे भी ऐसा ही कहानी बोलूंगा। बाद में वो कंट्रोवर्शियल होगा या क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। जैसे कोई इंसान रोमांटिक फिल्म नहीं बना सकता, फिल्म बनता है बाद में वो रोमांटिक हो जाता है, वैसे ही मैं फिल्म बनाता हूँ बाद में वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। थैंक यू। एक चीज़ एक्चुअली मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि जैसे दादा ने बोला, आई एम वेरी हैप्पी टू कि दादा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। जैसा मेरा ये मानना है कि दुनिया में ना बहुत सारी फिल्में बनती हैं और लोगों को बनानी भी चाहिए, बट क्या है ना कि मेरा एक जस्ट मैं खुद से भी एक सवाल करता रहता हूँ कि when दादा साहब फाल्के started to make a cinema, so that time 90%, I think 99% message was there and only 1% or 2% I think commercialization, उसमें बहुत सारी problems थी। but right now commercialization बहुत ज़्यादा है, then message फिल्मों में बहुत कम है। और ऐसी फिल्में रूटेड कहानियाँ अपने इंडिया में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। why we are making cinema? so this is like a big question। जब मैंने ये फिल्म मैंने पढ़ी एंड उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वी आर मेकिंग दिस फिल्म कि जो रिचुअल्स हो रहे हैं, रिचुअल्स अननेसेसरी जो रिचुअल्स हो रहे हैं, उनको आप जब फिल्म देखोगे तो उसके बाद में आपको रियलाइज, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि मतलब रिचुअल्स एंड जो अंधविश्वास है ना, उस पे जो है उसका कोई वजूद है नहीं देखा जाए तो। लेकिन लोग फिर भी ना कहीं उसी में फंसे हुए हैं। और ऐसे सिनेमा, ऐसी चीज़ें और ऐसी रूटेड स्क्रिप्ट्स बननी चाहिए। और ये ऑडियंस जो हमारी, जो इंडिया की जो हमारी ऑडियंस है, वही इस तरह के सिनेमा को, इस तरह की चीज़ों को आगे जो बढ़ा सकती है, चीज़ें करवा सकती है। तो सबके लिए आप लोग देखिए। थैंक यू। ये फिल्म को मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, पेरिस में एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, गैंजेस टू सेन फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पे 5 अवार्ड मिला था। दैट इज द ओनली फेस्टिवल वी पार्टिसिपेटेड। सो मुझे ये मेंशन करने के पीछे ये लॉजिक था, वहाँ पे 2 स्क्रीनिंग था, बिल्कुल फुल हाउस स्क्रीनिंग था और सारे फ्रेंच ऑडियंस थे, मतलब इंडियन ऑडियंस 2-4 ही थे। फिल्म खत्म होने के बाद जिस लेवल पे कन्वर्सेशन हमारी चलता था, 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी चले, और अवार्ड के दिन तो और ज्यादा कन्वर्सेशन था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो यूरोप की दर्शक है, जो विदेश की दर्शकें हैं, जो इंडियन सिनेमा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको बहुत इंटरेस्ट है इस तरह की सब्जेक्ट के बारे में। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया की बुरे चीज दिखाना नहीं, ये इस देश की जो कल्चर है ना, ये कल्चर के बारे में इन लोगों ने इतनी सारे डिस्कशन की कि मुझे ये लगा कि इस तरह की फिल्म सही में और बनना चाहिए। और ये फिल्म अगर सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगता है बहुत लोग कोशिश करेंगे इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। जैसे केरला स्टोरी सक्सेस के बाद कई सारे स्टोरियां आई मार्केट में, वो चला नहीं वो अलग बात है,
लेकिन अगर ये फिल्म इंस्पायर करे और फिल्म बनने के लिए तो मुझे लगता है ये हमारी सक्सेस होगी। सो फ्रेंच ऑडियंस की बात की, आई एम श्योर इंडियन सिने लवर्स जितने हैं वो सब बहुत ज्यादा प्यार देंगे मार्च 6 को। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सुजीत प्रताप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि वी नो हमारे कुछ एचओडीज यहाँ पर हैं, इट वुड बी ग्रेट अगर तो मैं ना मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बात इसलिए नहीं कि मैं रिचुअल की तरह इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देख के समझ गए कि ये एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, खूब सारे पेन है इस फिल्म के साथ। मतलब रियली आप देखने के बाद थोड़ा सा डर भी लगेगा आप लोगों की। इसकी फारूक भाई एक जॉनर बोलते हैं फोकलोर हॉरर फिल्म। सो ये दुनिया में इस तरह की फिल्मों को फोकलोर हॉरर बोला जाता है। तो इस तरह की फिल्म इस देश में बनाना बहुत डिफिकल्ट था। तो मैं कुछ टेक्निकल मेंबर्स जिनकी कंट्रीब्यूशन की बगैर ये बन नहीं सकता था, मतलब सीरियसली बन नहीं सकता था, उनको बोल दूं। तो पहले मैं फारूक भाई को इनवाइट करूंगा। Give it up for him, ladies and gentlemen.